आज है 17 जुलाई 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर 17 के बारे में बात करेंगे। तो आज मुहर्रम भी है, तो आप सभी लोगों को मुहर्रम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तथा नेट और जेआरएफ की जो भी तैयारी कर रहे हैं तथा हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तथा फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर चांसलर वाइस चांसलर से बनने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो आज आप लोगों का कम ही समय का क्लास होगा क्योंकि आज मुहर्रम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेक्चर 17 का आप लोगों का। तो जैसा कि कल आप लोगों को सभ्यता संस्कृति में अंतर बताया गया था, सैंडव सभ्यता कल शुरू हो गया था आप लोगों का। सैंडव सभ्यता को ही हम लोगों ने जाना था कि इस सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्य सभ्यता कहते हैं, घग्गर हाकरा सभ्यता कहते हैं। ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं, जबकि लेकिन ये सब अलग अलग नदी के किनारे पर है। जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, सिंधु घाटी सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे पर है, और वहीं घग्गर हाकरा सरस्वती नदी के किनारे पर है। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में। कल जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इसका आप लोगों को बताया जाएगा मैप के थ्रू कहाँ किस जगह क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का 80% भाग घग्गर हाकरा नदी घाटी के आसपास है। जैसे कि आप लोग को बताया है कि कांस्ययुगीन सभ्यता ये है। कांस्य का मतलब हो गया कॉपर और टिन से मिलकर जो बना रहता है, तो उसी को कांसा कहते हैं। तो कॉपर और टिन से मिलकर बना रहता है तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका 80% भाग वो हड़प्पा सभ्यता का भाग है। हड़प्पा सभ्यता का घग्गर हाकरा नदी के आसपास है। किसके पास है? घग्गर हाकरा नदी के आसपास का है। तो अब चलिए हम इसका देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो आप लोग को पता ही है कि इधर ईस्ट होता है, फिर इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ होता है। तो इस अनुसार से अब हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में सिंधु घाटी सभ्यता में ईस्ट में था आलमगीरपुर। ईस्ट में क्या था? आलमगीरपुर। इसे ईस्ट आलमगीरपुर का कहाँ पर है? यूपी अर्थात मेरठ में है। ये हिंद नदी के किनारे पर है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में दैमाबाद, 2 से दक्षिण 2 से दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, वो परवरा नदी के किनारे पर स्थित है। अब आ जाते हैं पश्चिम के साइड। पश्चिम में आप लोग को पता है कि इधर अपना पश्चिम के इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान सुतकांगे रोड जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, दास्क नदी पर स्थित है सुतकांगे रोड। और उत्तर में आप लोगों को पता है कि ऊपर में जम्मू कश्मीर है जो कि मांडा स्थित है, जम्मू चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है ये। और फिर दक्षिण में तो आप लोग को बताया गया दैनाबाद है जो कि महाराष्ट्र पर्वता नदी के किनारे पर स्थित है। पश्चिम में सुतकांगे रोड बलूचिस्तान दास्क नदी के तट पर है। और पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी मेरठ में हिंद नदी के तट पर स्थित है। और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के तट पर स्थित है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो आप लोगों का सिंधु नदी घाटी है ये त्रिभुजाकार है। किस प्रकार की रचना थी इसकी? त्रिभुजाकार थी। और यह जो सिंधु नदी घाटी है ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर का है। सिंधु नदी घाटी अर्थात हड़प्पा सभ्यता ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। कितने लाख वर्ग किलोमीटर तक था? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। और एक स्टुअर्ट पिगट है, उन्होंने कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा था, अर्थात तो दोनों में एक समान थे। और आप लोग को पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सरनी ने, और उसके बाद एक ही वर्ष के बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है। अब आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के संस्थापक निर्माता। सिंधु सभ्यता के संस्थापक या निर्माता मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय हैं। तो आप चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। खंडहर से मानव कंकाल एवं खोपड़ी मिले हैं, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला था खाने के बाद। तो वहाँ पर मानव कंकाल एवं खोपड़ी मिला है, जिससे कह सकते हैं कि इनमें 4 प्रजातियाँ थी। कितनी प्रजातियाँ थी? 4। और इसको याद करने का ट्रिक है AM PM। A4 होगा जाएगा आप लोगों का अल्पाइन। A4 क्या हो जाएगा? अल्पाइन। M4 मंगोलाइड। फिर P4 क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और M फिर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। तो AM PM जो आप लोगों का होता है घड़ी में होता है AM सुबह में, और दोपहर के बाद फिर PM हो जाता है। तो AM PM से आप लोग याद कर सकते हैं अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और फिर भूमध्य सागरीय। और ये भूमध्य सागरीय इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 प्रजातियाँ थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय। और खुदाई में भूमध्य सागरीय प्रजाति का कंकाल एवं कपाल सबसे ज़्यादा मिला। सबसे ज़्यादा किसका कंकाल मिला है? तो भूमध्य सागरीय का मिला है। अतः यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? भूमध्य सागरीय। और आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि हम लोग द्रविड़ के संतान हैं भारतवासी। तो सिंधु सभ्यता के मुख्य निर्माता द्रविड़ भी हैं, और अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत है कि इनका ये है वो है। तो जितने इतिहासकार उतने मत। तो हम लोग मुख्य रूप से मानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य संस्थापक कौन थे? भूमध्य सागरीय। अगर ये ऑप्शन में है तो ये टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो द्रविड़ है तो द्रविड़ टिक मारेंगे। ओके, और दोनों है तो भी भूमध्य सागरीय को ही मारना है। ओके, अब चलिए अब आगे देखते हैं।
अब आगे आप लोगों को जैसा कि बताया गया था कि आप लोगों को कल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप लोगों पहले से तैयार करके रखे। तो आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं। जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है वो पुरातत्वविद थे। कौन थे? पुरातत्वविद। इतिहासकार ये नहीं थे, ये थे पुरातत्वविद, अर्थात उत्खनन करके उस पर रिसर्च करने वाले थे। और कौन? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। इसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थॉमसन ने किया था। यह आप लोग का ग्रेजुएशन का फेमस क्वेश्चन है। आगे है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्यपाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। उसी समय चारागाह भी आई थी, अर्थात मध्यपाषाण काल में पशुपालन भी शुरू हो गया था और चारागाह भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन है? तो आदमगढ़ है। कौन है? आदमगढ़। मध्यपाषाण का प्रसंग में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आप लोग को बताया गया कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? मध्यपाषाण काल में। तो प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। और तो जो और बच्चे जो है जुड़े हुए हैं हमसे, ये सारे क्वेश्चन का जवाब, लगभग 15 क्वेश्चन मैंने पूछा उनसे, लगभग उन्होंने 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। बहुत ही अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा और सराय नहर राय से, ये दोनों नगर से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? तो वही, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, से महदहा और सराय नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आप लोगों को बताया गया था कि कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। इस समय फिर जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो और भी ट्रिक के अनुसार आप लोगों को आगे चीज़ें बताई गई थी। अब आगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है, जो कि हथनौरा में भी जानते हैं आप लोग इसे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? यहाँ उपमहाद्वीप का बात कर रहा है। किस चीज़ का बात कर रहा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से। कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप सभी लोग जवाब आराम से दे दीजिएगा कि चित्रकला से संबंधित है भीमबेटका, जो कि एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ये क्वेश्चन आप लोगों को रजिस्टर में आप लोगों को नोट करवाया गया था कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो वाकनकर आप लोगों को लिखाया गया था, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गैरिक मृदभांड पात्र अर्थात ओसीपी का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिलान करने का था, मैंने इसे सही से मिलान कर दिया है। जैसे कि ये निवासा का वर्तमान स्थल कौन है? महाराष्ट्र है। ईसमपुर का वर्तमान स्थल कौन है? कर्नाटक है। और ये जो निवासा है, ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। कौन सा स्थल है? तो ताम्रपाषाणिक स्थल है। और फिर पुरातात्विक स्थल में आगे है डिडवाना। डिडवाना झील आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपटीशन में कि ये राजस्थान से संबंधित है। फिर गुडियाम गुफा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो इतना ऑब्जेक्टिव, तो बीच बीच में इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा, जो कि बहुत ही आप लोगों के उपयोगी कारगर होगा। तो आप लोग जरूर बने रहे चैनल से। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ आगे बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को छोड़ा गया था। अभी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आप लोगों का चलेगा, तो आप लोग आराम से इत्मीनान बनाए रखें। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल देख लेते हैं। तो जिन स्थानों की खुदाई हुई है, अभी तक जिन जिन स्थानों की खुदाई हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि और भी कोई जगह मौजूद हो, वो हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो अब आप लोग बनिए इतिहासकार और पुरातत्वविद, तो फिर आप लोग आगे फिर वहाँ उत्खनन करिए, तो फिर आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग के नाम से उस स्थान को जाना जाएगा। तो फिर आगे आप लोग के नाम भी बुक में लिखा जाएगा। तो आप लोग खुदाई करिए, तो फिर बाद में मैं इसे भी पढ़ाऊंगा होगा। तो जिन स्थलों की खुदाई हुई है उन्हें 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो भाग अभी तक में खुदाई किया गया उसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला हो गया केंद्रीय नगर में, दूसरा हो गया तटीय नगर और पत्तन में, और तीसरा हो गया कस्बे में। तो केंद्रीय नगर को 3 भागों में बांटा गया। केंद्रीय नगर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज आप लोगों का दयाराम सैनी ने किया था, और वही मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। अब हड़प्पा के बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। ओके,
तो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा आप लोगों का मोंटगोमरी जिला में स्थित है, ये आप लोगों को बताया गया था। और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये आप लोगों का डीप में कुछ बताया गया है। अर्थात आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, सिर्फ मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा, रावी नदी के तट पर है। और अगर आप लोग डीप में पढ़ते हैं, अर्थात जब नेट का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री को आप लोग को डेप्थ में पढ़ाया जाता है, तो इसमें पूछा जाएगा कि रावी नदी के किस तट पर, बाएं कि दाएं, तो बाएं तट पर हड़प्पा पाया गया है। इसके टीले की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। 1921 में दयाराम सैनी ने सर्वेक्षण किया था। 1923 ईस्वी में नियमित अर्थात रेगुलर उत्खनन शुरू हो गया था। फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1964 में मार्टिमर व्हीलर, इन दोनों ने व्यापक स्तर पर उत्खनन किया था। कौन कौन? तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1964 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक तौर पर इस पर उत्खनन किया था। अब हड़प्पा 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन? एक पश्चिम में और एक पूरब में। एक हो गया पश्चिम और एक पूरब। तो देख लीजिए, पश्चिम में हो गया सिटाडेल। सिटाडेल आप लोगों को ये अंग्रेजी में, इसको हिंदी में कहते हैं दुर्गीकृत किला। सिटाडेल को क्या कहते हैं? किला। सीता जी कहाँ रहती थी? किला में रहती थी। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए कि सिटाडेल का हिंदी क्या होता है? किला। ओके, तो सिटाडेल मतलब दुर्गीकृत किला। और यह ऊंचे टीले पर स्थित है। कौन? तो पश्चिम भाग, हड़प्पा का पश्चिम भाग ये ऊंचे टीले पर स्थित है। तो कल इसके बारे में फिर बताया जाएगा कि यह ऊंचे टीले पर जो स्थित है, ये किस इतिहासकार ने इसको आगे क्या कहा था। तो व्हीलर ने इसे माउंट एबी कहा था। हड़प्पा के जो पश्चिम स्थान पर यह टीला मिला है, इसे जो व्हीलर नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने इस स्थल को माउंट एबी को कहा है। ओके, और पूर्व में जो स्थल है उसे लोअर टाउन कहा गया है, जो कि निचला शहर है। ये ऊंचा है पश्चिम वाला, तो पूर्व वाला निचला शहर है। और इसमें कॉमन मैन अर्थात आम आदमी रहते थे। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो कॉमन मैन कहाँ रहते थे? तो पूर्व में रहते थे, जिसे लोअर टाउन भी कहा जाता था, निचला शहर। हड़प्पा 2 भागों में बांटा गया था, एक पश्चिम और पूर्व। पश्चिम वाला भाग मतलब कि ऊंचा था, और ये पूर्व वाला भाग वो निचला शहर था, इसमें कॉमन मैन रहते थे। अब आगे देख लेते हैं हड़प्पा शहर के बारे में। हड़प्पा में 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरे थे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा में 6 की पंक्ति में 12 कमरे थे। इसी में अन्नागार मिला है। इसी जो ये 12 कमरे मिले हैं, इसी में अन्नागार मिला है। अन्नागार 275 वर्ग फीट है। अन्नागार कितने हैं? 275 वर्ग फीट। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग घूमने जाएं तो ऐसा जगह जाएं जो कि इतिहास से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग सासाराम जाते हैं तो वहाँ पर शेषासुरी का मकबरा जाके देख सकते हैं, किस प्रकार का उस समय का ढांचा बना हुआ है। या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर देख सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को प्राचीन कलाओं का विस्तृत वहाँ पर पैमाना क्या उपयोग किया जाता है, ये सब चित्रकारी सब आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलेगी। तो आप लोग कहीं भी भ्रमण करने जाए तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जरूर जाए। नेक्स्ट है आप लोगों का हड़प्पा के लिविंग एरिया, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसमें एक समाधि अर्थात कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 नाम दिया गया। हड़प्पा में एक समाधि मिला है जिसे R37 का नाम दिया गया है। R37 इसका भी आप लोगों को बाद में बताया जाएगा क्या मतलब होता है। ओके, अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं रिसर्च कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो। आप लोग अभी से ही अपने पुरातत्वविद बनने की तैयारी करना शुरू कर दे। गूगल पे जाएं, सर्च करें क्या होता है R37, तो आप लोग को पता चल जाएगा। नहीं तो फिर बाद में आप लोग को पता ही जाएगा। आगे, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरे हड़प्पा से ही मिला है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से ही मिला है। हड़प्पा में 2 कमरे वाला बैरक मजदूरों के लिए मिला है। अर्थात 2 कमरे वाला बैरक किसके लिए बनाया गया था? मजदूरों के लिए बनाया गया था। ये सब कहाँ पर मिला है? तो हड़प्पा में मिला है। तो नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों का होगा तो वो कल होगा। आज तो आप लोगों को पहले क्या दिया गया था कि आज आप लोगों का थोड़ा कम समय पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज मुहर्रम है। तो आप लोगों को खेलने भी जाना होगा। तो हड़प्पा से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। ये सब फिर आप लोगों को कल बताया जाएगा। फिर व्हीलर ने हड़प्पा के पश्चिम में तट पर जो मिला है उसे माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। ये सब भी आप लोगों को कल बताया जाएगा। तो और भी कल क्वेश्चन आप लोग को करवाए जाएंगे। और जैसा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को आज कराया गया है, ये सर आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर ले और इसे देखते रहें, आप लोग को फ़ायदा करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ पीछे का रिवीजन में आप लोगों को, जैसे कि आज जो ज्योग्राफिकल आप लोगों को एक्सपेंशन बताया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें हो गया आप लोगों का आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है। मेरठ में हिंड नदी के तट पर है। दक्षिण में दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र में स्थित है परवरा नदी के तट पर। उत्तर में हो गया मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर स्थित है। और फिर पश्चिम में सुतकांगेडोल जो कि बलूचिस्तान दाश्त नदी पर है। और फिर कुछ देख लेते हैं पीछे से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? घग्गर हाकरा नदी के घग्गर हाकरा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं
वहीं हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कांस्य सभ्यता कॉपर और टिन से मिलकर बना है। ये सब सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है। चनहुडरो और मोहनजोदड़ो ये दोनों भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और चलिए कुछ पीछे देख लेते हैं। पीछे में आप लोगों का आ जाएगा ये क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल के बारे में भी आप लोगों को बताया गया कि ये ताम्र मतलब हो गया तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो उस समय तांबा और पत्थर दोनों एक दूसरे पर पिघल कर मिल गई थी, ये सब बताया गया था आप लोगों को पिछले क्लास में। फिर मध्य पाषाण काल के मानव बस्ती का अवशेष कहाँ का मिला वो सब बताया गया था। उसके रिलेटेड आप लोगों को बताया गया था BC। और B से होता है बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है। और C से हो गया चौपानी मांडू जो कि मिर्ज़ापुर अर्थात यूपी में स्थित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जो कि आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 17 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से जाकर इसका PDF देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।